आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भरण पोषण यानी मेंटेनेंस को डिस्कस करने वाले हैं विद केस लॉज। केस लॉज भी इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव में भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी होता है। भरण पोषण का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीआरपीसी के सेक्शन 125 में भी मिलता है। सीआरपीसी का सेक्शन 125 भरण पोषण के बारे में प्रोविज़न करता है और यही कॉन्सेप्ट आपको मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ में भी भरण पोषण का कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। तो पर्सनल लॉ जो है हमारे, जैसे मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, तो यहाँ पर भी भरण पोषण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। अगर हम मुस्लिम लॉ के हिसाब से भरण पोषण की बात करें, तो भरण पोषण को अरबी शब्द नफक से लिया गया है, यानी अरबी में एक वर्ड है नफक, वहीं से आया है भरण पोषण, जिसका मतलब होता है जो कुछ भी व्यक्ति अपने परिवार पर खर्च करे। अब आम तौर पे भरण पोषण में क्या क्या आता है, एक मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आप शामिल कर सकते हो, तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं: खाना, कपड़ा और रहने के लिए मकान। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली भरण पोषण के अंदर आती हैं। अब इतना कुछ समझने के बाद कि भरण पोषण क्या आता है, ये किस वर्ड से आया है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक तो अरबी वर्ड ध्यान रखना है, अगर कभी आ जाए एग्ज़ाम में कि कहाँ से आया है भरण पोषण। इसके अलावा इसका मीनिंग ध्यान रखना है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार पे जो कुछ भी खर्च करता है उसको कहा गया है मुस्लिम लॉ में भरण पोषण। और सीआरपीसी का सेक्शन 125 ध्यान रखना है, जो बिल्कुल भरण पोषण की ही बात करता है। अब अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ के हिसाब से, तो मुस्लिम लॉ में कोई भी व्यक्ति इनका भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। सबसे पहले अपने वंशजों का, जो भी उसके वंशज वगैरह होते हैं। दूसरा है अपने पूर्वजों का, जो भी उसके पूर्वज होते हैं, उसके एंसेस्टर होते हैं। तीसरा है अपने ख़ानदानियों का, मतलब कि जो दूर के रिश्तेदार होते हैं। और चौथा है अपनी पत्नी का। अब ये 4 आधारों पर हमने बांटा गया है मुस्लिम लॉ में पढ़ने के लिए। तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो हम एक एक पॉइंट को अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा वाइफ का मेंटेनेंस पूछा जाता है मुस्लिम लॉ के हिसाब से। बट अब हम पहले एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर वाइफ के मेंटेनेंस से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने वंशजों के प्रति, यानी अपने बच्चों के प्रति। तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो अपने बच्चों के प्रति जो भरण पोषण का दायित्व होता है वो एक पिता का होता है। अगर पिता नहीं है या पिता के पास इतने साधन नहीं हैं कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, तो माँ का दायित्व होगा, माँ की लाइबिलिटी होगी कि माँ उनका भरण पोषण करे। और लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी सी कंडीशंस में चेंज आ जाए, या माँ के पास कुछ ना रहे, या माँ खुद ही गरीब हो, तो वो फिर क्या करेगी, पिता से सारा खर्च वसूल कर सकती है। और अगर मान लीजिए माता पिता भी बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तो फिर लाइबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है दादा दादी का। तो वंशजों में आपके बच्चे आते हैं, लेकिन किस तरीके के बच्चे ये भी पता होना चाहिए कि वंशजों के अंदर कौन कौन से आते हैं। इन 3 की लाइबिलिटी हमने पढ़ी कि पिता करेंगे, पिता नहीं है तो माता, माता नहीं है तो फिर दादा दादी। बट वंशज के अंदर कौन आते हैं, तो वंशज के अंदर आता है एक 15 साल से कम उम्र का लड़का, क्योंकि 15 साल की जो एज है वो मुस्लिम लॉ में मेजॉरिटी की एज मानी जाती है। तो 15 साल से कम उम्र का अगर कोई लड़का है तो वो भी भरण पोषण ले सकता है अपने माता से, पिता से, दादा दादी से। या कोई अविवाहित लड़की है, मतलब एक ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है,
विवाहित लड़की है, मतलब मैरिड लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है, बट वो गरीब है, निर्धन है, या फिर वो विधवा हो चुकी है, या फिर वो डाइवोर्सी है, उसको तलाक हो चुका है। या फिर वयस्क लड़का भी ले सकता है, मतलब एक लड़का जो मेजर है, वयस्क है, लेकिन वो ज़रूरतमंद हो, या फिर वो एक तरीके से विकलांग वगैरह हो, तो वो असमर्थ हो अगर अपना भरण पोषण करने में। तो वंशजों के अंदर ये 4 कैटेगरी आती है। और पिता हो गए, पिता नहीं है तो माता करेगी, माता नहीं है तो दादा दादी। इसके बाद आता है अपने पूर्वजों का भरण पोषण। पूर्वजों का भरण पोषण मतलब जो परिवार में जो बड़े होते हैं, तो उनका भरण पोषण करने के लिए बच्चों का दायित्व होता है, बच्चों की लाइबिलिटी होती है कि बच्चा में क्या आएगा। अब बच्चे में तो लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, जिसके पास इतनी सफिशिएंट प्रॉपर्टी हो कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करे। अगर वे गरीब हैं तो उनका भरण पोषण करने के लिए वे बच्चे बाध्य हैं, बाउंड हैं। इसके बाद अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर कोई लड़का या लड़की नहीं है, तो फिर पूर्वजों का भरण पोषण कौन करेगा, तो करेंगे पोते। तो पोतों का दायित्व होता है, चाहे पोती हो या पोता हो, तो इनका दायित्व होता है कि वे अपने दादा दादी का भरण पोषण करे, अपने नाना नानी का भरण पोषण करे। तो पूर्वजों में वही आते हैं जो बड़े होते हैं परिवार के, तो उनका भरण पोषण करने का दायित्व इन पर डाला गया है। नेक्स्ट आता है अपने खानदानियों का भरण पोषण। खानदानी का मतलब दूर के जो रिश्तेदार होते हैं। तो इस तरीके के भरण पोषण के लिए भी मुस्लिम लॉ में प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आप जो है वो दूसरे के दूर के नातेदार का भरण पोषण करने के लिए कोई व्यक्ति तभी जो है वो दायित्वाधीन होगा, मतलब तभी उस पर आप उसको बाध्य करोगे जब वो खुद साथ स्वयं संपन्न हो, मतलब खुद आपके पास इतना प्रॉपर्टी हो या कुछ हो कि आप उनका भी भरण पोषण कर सकते हो, जो आपके दूर के नातेदार होते हैं। इसके अलावा तब भी किया जा सकता है जब दूर के नातेदारों के पास अपने पास कोई साधन ना हो भरण पोषण करने के लिए। तो यहाँ पर जब उनके पास कोई साधन ना हो और जब आपके पास इतने साधन हो कि आप उनका भरण पोषण करने में समर्थ हों, लेकिन आपका ये जो दायित्व है वो उतना ही होगा जितना कि आप ऐसे व्यक्तियों की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी में आपको जितना हिस्सा मिलने वाला है उसी के हिसाब से आप उनका भरण पोषण करोगे। अब यहाँ तक तो हमने ऐसे ही इम्पोर्टेंट या मेन पॉइंट्स देखे हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस को लेकर, वो आता है वाइफ के मेंटेनेंस को लेकर। कि अगर एक वाइफ है मुस्लिम लॉ में, एक मुस्लिम लेडी है और वो किसी की वाइफ है, तो उसका भरण पोषण, उसका मेंटेनेंस उसको कैसे मिलेगा, ये सब आता है एग्ज़ाम में। तो मुस्लिम लॉ में एक वाइफ को मिलने वाला मेंटेनेंस जो होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला है शादी कायम रहने के दौरान, जबकि वो मैरिज के दौरान लेती है अपने हस्बैंड से, और दूसरा होता है डाइवोर्स के बाद। अगर उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया है तब उसको कितना मिलेगा। तो अगर बात की जाए शादी कायम रहने के दौरान, यानी कि जबकि वो शादीशुदा है, उसके हस्बैंड के साथ ही रहती है अपने, और उसने उसको तलाक भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर अगर पत्नी यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो अगर वाइफ यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेती है, मतलब कि वो जो भी शादीशुदा लाइफ है उसको सही तरीके से चलाने के लिए बिल्कुल कैपेबल हो जाती है, तो इस तरीके से वो भरण पोषण की हकदार हो जाती है। दूसरा, वो दाम्पत्य दायित्वों का पालन करती है। जो भी आपके कंजुगल राइट्स होते हैं, जो भी दाम्पत्य जीवन होता है, मैरिड लाइफ होती है, अगर उसके सारे लाइबिलिटीज़ का, उसके दायित्व का वो अच्छे से पालन करती है, तो शादी कायम रहने के दौरान वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। अगर वो अपने पति की आज्ञाओं का अच्छे से पालन करती है तो भी वो मेंटेनेंस की हकदार है। लेकिन यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट ये बताई गई है कि अगर कोई वाइफ
मान लीजिए मुस्लिम लॉ में भले ही खुद अमीर हो, धनी हो, लेकिन जो हस्बैंड है वो भले ही गरीब हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शादी के दौरान वाइफ है किसी की तो वो फिर उससे पति से अपने भरण पोषण ज़रूर लेगी। चाहे पत्नी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, पत्नी चाहे स्वस्थ हो या रोगी हो, मतलब बीमार हो या बिल्कुल हेल्दी हो, उससे मतलब नहीं है। या पत्नी चाहे युवा हो या वृद्ध हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा एजड हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर शादी कायम है तो वो अपने हस्बैंड से भरण पोषण लेने की पूरी हकदार है, उसको पूरा राइट मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कब एक मुस्लिम पत्नी भरण पोषण का अधिकार नहीं रखती है, मतलब कब, मतलब उसकी शादी भी कायम है, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब वो अपने पति से भरण पोषण का हक खो देती है। तो सबसे पहला इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, उन्हें चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जब वो दाम्पत्य जीवन को बिना किसी मान्य कारण के त्याग देती है, मतलब कि जो भी दाम्पत्य जीवन में जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ थी, जो भी वो अपने कंजुगल राइट्स को या अपने जो भी लाइबिलिटी वो पूरी कर रही थी, तो उस दाम्पत्य जीवन को बिना किसी उचित कारण के वो त्याग देती है या छोड़ देती है, या अपने पति की आज्ञाओं का वो पालन नहीं करती है, या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो बिना किसी लीगल रीज़न के, बिना किसी वैध कारण के पति के साथ रहने से अपने इनकार कर देती है, या वाइफ को जेल हो जाती हो, उसको कारावास हो गया हो, या वो किसी के साथ भाग जाती है, या अगर मान लीजिए वो माइनर है, वो अवयस्क है और इस कारण जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हो पा रही है या विवाह पूर्ण अवस्था को नहीं पहुंच पा रहा है, या अपनी इच्छा से वो अपने पति को छोड़ देती है, या दोनों में अलग रहने का समझौता हो गया है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जब एक वाइफ अपने विवाह के कायम रहते हुए भी अपने हस्बैंड से भरण पोषण प्राप्त करने का हक खो देती है। ये तो थी एक मैरिड वाइफ, मतलब जब उसकी शादी कायम है एक लेडी की। बट अगर मान लीजिए उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया है, तो उस डाइवोर्स के बाद भी क्या वो अपने हस्बैंड से भरण पोषण ले सकती है? क्या वो मेंटेनेंस ले सकती है? तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, और क्वेश्चन आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट से हैं। तो मुस्लिम लॉ में अगर हम देखें, मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव से, तो एक ऐसी लेडी जिसका तलाक हो गया है, जो अपने हस्बैंड से डाइवोर्सी है, वो अपने पहले पति से इद्दत काल तक भरण पोषण पाने की हकदार होती थी, लेकिन इद्दत के बाद नहीं। अब इसी टॉपिक को लेकर, इसी बात को लेकर बार बार जो है वो क्वेश्चन उठते रहे, कोर्ट के सामने कई सारे केसेस आते रहे कि क्या इद्दत के दौरान पत्नी को खर्चा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है, और यहीं से एक केस भी आता है कोर्ट के सामने, जिसमें मोहम्मद अहमद ख़ान वर्सेस शाह बानो बेगम का जो केस है, सबसे फेमस केस है 1985 का। इस केस में क्वेश्चन ये भी उठा था कि क्या एक मुस्लिम वाइफ सीआरपीसी के सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी का जो सेक्शन है 125, वो मेंटेनेंस की बात करता है। तो इस केस में क्वेश्चन ये था कि क्या सीआरपीसी का सेक्शन 125 के अंतर्गत एक मुस्लिम वाइफ भी क्या भरण पोषण की मांग कर सकती है? क्या उसको भी मेंटेनेंस मिल सकता है? तो ये क्वेश्चन ही सबसे पहले इस केस में उठा था। और इस केस में क्या होता है कि जो शाहबानो थी, उनके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया था, और इद्दत पीरियड के बाद मेंटेनेंस देने से भी हस्बैंड ने मना कर दिया था। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, उनका ये कहना था। उनका कहना था कि इद्दत के दौरान या इद्दत के बाद वाइफ को जो है
क्योंकि अब उसे डाइवोर्स दे दिया है उसके हस्बैंड ने, तो उसको भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, या हस्बैंड उसको भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहीं पर कोर्ट ने क्या कहा था कि इसके बाद जब ये केस आया कोर्ट में, तो यहाँ पर आवेदन किया गया था CRPC 125 CRPC के अंतर्गत। और यहाँ पर इस केस के जजमेंट के बाद, क्योंकि इद्दत के दौरान भी पत्नी को यहाँ पर मेंटेनेंस दिलाया गया था, पति से भरण पोषण की राशि दिलाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जजमेंट देते हुए कहा था कि भैया जो CRPC का सेक्शन 125 है, उसमें जो पत्नी वर्ड लिखा हुआ है अगर आप पढ़ो, तो वहाँ पे तलाकशुदा पत्नी भी आती है, यानी एक ऐसी लेडी जिसका डाइवोर्स हो चुका है वो भी आती है। इसलिए एक तलाकशुदा पत्नी जिसने दोबारा किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं की है, उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, वो इद्दत के बाद भी अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। अब ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, इससे बहुत ही ज़्यादा विरोध होने लगा। इसके बाद क्या होता है कि भारतीय संसद ने इस संबंध में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित कर दिया। इस एक्ट में 2 सेक्शन हैं जो बड़े ही काम के हैं। सबसे पहले इसी एक्ट का सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि पहला पति, अगर पहला हस्बैंड तलाकशुदा पत्नी को उसकी इद्दत तक, मतलब अगर उसको तलाक दे देता है, तो इद्दत के दौरान तक वो भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। यानी सेक्शन 3 जो है एक हस्बैंड को बाध्य करती है अपनी वाइफ को इद्दत तक खर्चा देने के लिए। फिर इसी एक्ट का एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। ये कहता है कि अगर एक तलाकशुदा पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया है, मतलब किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं की है तलाक के बाद, तो इद्दत के बाद वो अपना भरण पोषण करने में अगर मान लीजिए असमर्थ है, उसके पास कोई साधन नहीं है अपना भरण पोषण करने के, तो पत्नी के ऐसे रिश्तेदारों से, वो रिश्तेदारों से अपने प्राप्त करेगी जो भी उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार लेने के हकदार हैं। और मजिस्ट्रेट इस संबंध में आदेश दे सकते हैं भरण पोषण के लिए। अगर उसके कोई संतान है तो वो संतान से लेगी, अगर उसके माता पिता हैं, अगर संतान भी असमर्थ है तो फिर वो अपने माता पिता से लेगी। अगर माता पिता भी नहीं दे पाते हैं उस स्त्री को भरण पोषण, तो फिर अपने रिश्तेदारों से लेगी, जो भी उसके भरण पोषण के उनके पास जो भी साधन है। अगर वहाँ से भी नहीं ले पा रही है तो फिर संबंधित राज्य के, जहाँ पे वो रहती है, उस राज्य के वक्फ बोर्ड से वो भरण पोषण लेगी। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है ये पूरी तरीके से हमें बताता है कि एक महिला जो है किस तरीके से, एक मुस्लिम महिला तलाक होने के बाद भी भरण पोषण किन किन से वसूल कर सकती है। अब इसी एक्ट के सेक्शन को चैलेंज किया गया था डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 के केस में। यहाँ इस मामले में इस एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि अधिनियम के उपबंधों से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं होता है। ये बिल्कुल वैध है। और इसके जो दोनों सेक्शंस हैं 3 और 4, एक तरीके से मुस्लिम महिला को भी इतना बड़ा अधिकार जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आज की वीडियो में बहुत अच्छे से मेंटेनेंस के पॉइंट को समझा, लेकिन क्वेश्चन आने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो यहीं से आते हैं कि एक तलाकशुदा महिला जो मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कैसे जो है वो भरण पोषण ले सकती है। तो आई होप आज की वीडियो मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजिए।